हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। त्योहारों का सीजन बस आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में काफी लोगों ने एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी होगी। किसी को बड़े खर्चे करने हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो किसी को परिवार वालों के लिए सोना चांदी खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं। अक्सर कई घरों का फेस्टिवल सीजन में बजट बिगड़ जाता है, खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में आज के इस खास एपिसोड में आपको मिलेंगी कुछ खास मनी मैनेजमेंट की टिप्स, जिससे आपको पता चलेगा कि इस फेस्टिव सीजन पर कहां आप खर्च करें और कहां निवेश करें, जिससे आपकी बचत भी हो और साथ ही साथ कमाई भी। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में त्योहारों का खास महत्व है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि त्योहार से जुड़ी परंपराओं का पालन करने से घर में धन और सुख समृद्धि आती है, पर इन त्योहारों के साथ ढेरों खर्चे भी साथ आते हैं। त्योहार पर खुशियों में चार चांद लगाने के लिए ज्यादातर लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। बच्चों के लिए नए नए कपड़ों से लेकर घर के लिए टीवी, फ्रिज जैसे जरूरी सामान खरीदे जाते हैं। सोने चांदी के गहने भी बनवाए जाते हैं। कई बार शॉपिंग करते वक्त ये पता भी नहीं चलता कि कब हमने अपने बजट से ज्यादा खरीदारी कर डाली। नतीजा हमारा बजट डामाडोल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि खुशियों की खनक को बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे आपकी खुशियों का रंग फीका न पड़े। त्योहारों पर कितना खर्च करना है उसका बजट बनाएं। जरूरत के हिसाब से खर्च करें। गैर जरूरी चीजों पर खर्च से बचें। खर्च को पूरा करने के लिए निवेश का प्लान पहले से तैयार करें। त्योहार हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। त्योहार परिवार को एक साथ लाते हैं। ये खुशियों की भी एक वजह है। दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो जाता है। परंपरागत रूप से हम त्योहारों को एक निश्चित तरीके से मनाते हैं, लेकिन ये बदल सकता है अगर हम कुछ बदलाव करें। त्योहार पर हम अपनों को कुछ खास गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड या गोल्ड ETF। साथ ही हम अपनों की सलामती के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी उपहार दे सकते हैं। अपनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट या विकास पत्र जैसे विकल्प को भी चुनकर त्योहार में खुशियों का रंग भरा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि पैसा कहां से आएगा। एक तो आपकी सेविंग का पैसा आपकी मदद कर सकता है, और दूसरा आप कंज्यूमर लोन ले सकते हैं, जो आजकल काफी कम ब्याज दर पर आसानी से मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों पर कई लोग जाने अनजाने में जरूरी चीजों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों की भी खरीदारी कर डालते हैं, जिससे उनका बना बनाया बजट धराशाही हो जाता है। ऐसे में कुछ जरूरी कदम उठाकर आप अपने बजट को बिखरने से बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप अपना बजट बनाएं, एक तय अमाउंट डिसाइड कर लें और उसी के अंदर आप खर्च करें। ओवर स्पेंडिंग से बचने के लिए ये बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। साथ ही बड़े त्योहार से पहले आप शुरू कर सकते हैं RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। हो सकता है कि आपके घर पर दिवाली पर ज्यादा खर्चा होता हो, या फिर ईद, क्रिसमस या फिर छठ पूजा आपके लिए जरूरी हो, या फिर नए साल में बहुत ज्यादा खर्चा होता हो। चाहे कोई भी त्योहार हो, अगर आपको उसके लिए खर्चा करना है तो उसके पहले आप एक रिकरिंग डिपॉजिट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ खोल सकते हैं, और इसमें आप पहले से ही अमाउंट्स फिक्स करके 3 महीने 6 महीने तक की प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बहुत ही जरूरी है कि आप किसी भी त्योहार से पहले उधार न लें, क्योंकि बहुत से ज्यादा लोगों की आदत होती है कि वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए इधर उधर से उधार ले लेते हैं। पर आप इससे बचें, क्योंकि ये फाइनेंशियली बिल्कुल सही नहीं माना जाता। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल आप कम करें। क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कई लोग बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। इसमें तुरंत पैसा नहीं देना होता, और इसीलिए जरूरी है कि हम उसकी स्पेंडिंग पर काफी खास ध्यान रखें। कोई और उपाय न हो तभी आप एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, और तभी आप उसका इस्तेमाल करें जब लास्ट ऑप्शन बच जाए वो आपके पास। साथ ही साथ ऑफ सीजन में शॉपिंग करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि फेस्टिव सीजन पे अक्सर बहुत सारी खरीदारी हो जाती है, लेकिन ऑफ सीजन में अगर आपको घर के लिए या अपने परिवार वालों के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, कपड़े लेने हैं, जरूरतमंद की चीजें लेनी है, ऑफ सीजन में आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं और काफी सस्ते में आपको ये सारे जरूरी सामान मिल जाते हैं।
आखिरकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि खर्च करने वाले फंड्स को भी आपको अलग रखना होता है। जैसे ही दशहरा, दिवाली और बाकी दूसरे त्योहार के लिए जो भी रकम आपको खर्च करनी है, अगर आप उसको पहले से ही अलग रख दें, आपके लिए उस तय लिमिट में या फिर जो भी तय फंड है उसी में से खर्चा अगर आप करें तो आपके लिए वो बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है और अपने सारे त्योहारी टारगेट्स भी आप उससे अचीव कर लेंगे आसानी से। और अब वक्त है हमारे आज के खास मेहमान के स्वागत करने का। श्वेता जैन, सीईओ इन्वेस्टोग्राफी, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जानी मानी फाइनेंशियल प्लानर हैं और सीईओ इन्वेस्टोग्राफी हैं। अब हमारे साथ इस खास शो पर है। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका, और आने वाले फेस्टिव सीजन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम जानते हैं कि फेस्टिव सीजन में सभी को इसका इंतजार भी रहता है, बहुत खुशी भी होती है, लेकिन अक्सर खर्चों को लेकर काफी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे एडिशनल खर्चे जो हो जाते हैं फेस्टिव सीजन में, उसका बर्डन हमें और हमारी आम जिंदगी पर ना पड़े। साक्षी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए इस शो पे, एंड आपको और व्यूअर्स को भी हैप्पी फेस्टिव सीजन। तो नवरात्रि है, दिवाली आ रही है, दशहरा है, काफी फेस्टिवल्स है, और ओवर स्पेंडिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हमारी, मतलब इन फेस्टिवल्स में तो चलता ही है, बट क्योंकि होता आया है इसका जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होता रहे। हम स्मार्ट बन सकते हैं। तो एक बजट तय करें, अपना फेस्टिव बजट। आप उसको ट्रैक रखिए। बजट बनाना एक बात है, ट्रैक पे रखना है अलग बात है। उसको जितना आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं उतना करिए कि किस चीजों पे हमको स्पेंड करना है, क्या चीजें हमको खुशी देती है। क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा है कि हम बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, बट काफी सारा सामान जो है वो जरूरी नहीं होता है, या कभी यूज भी नहीं होता, एक दो बार शायद यूज हो, बाकी यूज भी नहीं होता है। तो आप बराबर एकदम उसको इमोशनल तो टाइम है ही, बट थोड़ा सा अनइमोशनली फाइनेंशियली सोचे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे और कौन सी चीजों पे खर्च करना है। बिल्कुल, आपने सही कहा यहाँ श्वेता, क्योंकि खुद के खर्चों के अलावा बहुत से गिफ्ट्स भी देने होते हैं लोगों को, फ्रेंड्स फैमिली से मिलना जुलना होता है ऐसे समय पर। तो अपनी स्पेंडिंग को मॉनिटर कैसे किया जाए ये भी बताइए। जी बिल्कुल, काफी एप्स अवेलेबल है, एक्सेल है, नोटबुक्स है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जो लोग फॉलो करते हैं। मैं एक्सेल प्रेफर करती हूँ, मेरी मम्मी नोटबुक प्रेफर करती है, मेरा बेटा ऐप प्रेफर करता है। तो सब अलग अलग चीजें प्रेफर करते हैं। जो आप प्रेफर कर सकते हैं, अपने बजट को, अपने खर्चे को ट्रैक करिए, और जितना आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको करिए। मेरे बेटे ने तो मतलब एक ऐप बना लिया है कि अलग अलग चीजों पे कितना उसका बजट है, बजट विद इन अ बजट, यू नो, हर चीज का क्या ब्रेकडाउन है, डेकोरेशन का क्या है, फ्लावर्स का आपका बेटा क्या है। वो 12 साल का है। 12 साल का है और अभी से ही वो फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ बढ़ चुका है। ये काफी अच्छी बात है और बहुत से लोग जो हमें देख रहे होंगे जरूर इसके बाद अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर अट्रैक्ट करने के लिए और उनको इन्फॉर्म करने के लिए जरूर बढ़ावा देंगे। जी बताइए। जी, ये फैमिली एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए मैं अपने बेटे के बारे में बताया, क्योंकि कितनी बार मैं थोड़ा सा मतलब गिफ्ट में कभी ओवर बजट हो जाता है, पर वो मुझे वापस रियलिटी चेक लेता है कि मम्मा आपने ये बोला था तो आप इस पे खर्चा क्यों कर रहे हो, ये आपके लिस्ट पे नहीं है। तो ये एक फैमिली कॉन्वर्सेशन हो सकता है, और ये बहुत ही अच्छा टाइम है बच्चों को इन्वॉल्व करने का। जिनके बच्चे स्पेशली 7-8 साल से बड़े हों, उनको इस एक्टिविटी में जरूर इंक्लूड करें। आपके खर्चे कम होंगे और बच्चे एजुकेट हो जाएंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। बिल्कुल, बच्चे एजुकेट हो जाएंगे और साथ साथ पेरेंट्स को भी एजुकेट कर देंगे। जैसे आप तो एक जानी मानी फाइनेंशियल प्लानर हैं, आपके बच्चे ही आपको वहाँ पर प्लानिंग सिखा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। साथ ही श्वेता ये बताइए कि अक्सर लोग इस समय पर देखते हैं कि उनके आसपास काफी लोग जीरो कॉस्ट EMI ऑफर्स की भी बात करते हैं। उनके पास ऐप्स पे इस तरीके के ऑफर्स आते हैं, बैंक से आते हैं, फिनटेक ऑफर्स होते हैं। तो क्या इनसे फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, ये बताइए। जी, शॉर्ट टर्म फायदा होता है फॉर श्योर, क्योंकि अगर हमको कुछ चाहिए और हमारे पास उस चीज का सुविधा नहीं है या वो अवेलेबल नहीं है पैसा इमीडिएटली, तो ये बिल्कुल फायदे की बात है इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए। बट लॉन्ग टर्म में ये हमको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि हर महीने EMI हम पे लगता है, तो जो हमको आज, क्योंकि सामान हमने आज नया खरीदा है, हमको अच्छा लगता है, पर यही सोचिए कि उसको आप 1.5 साल तक या 2 साल तक उसकी अगर EMI भर रहे तो वो चुपते जाता है, और वो हमको जल्दी उनको क्लोज करने का रहता है। और दूसरी ये है कि ये आदत लगा सकते हैं, तो हम फ्यूचर अर्निंग जो है आज ही स्पेंड कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं देखा है। तो क्या अगर आपका जॉब 2 साल बाद रहे, 1.5 साल बाद रहे, ना रहे, कुछ और लिमिटेशंस आए, हेल्थ की लिमिटेशंस आए, कोविड किसी ने नहीं देखा, तो ऐसी अनफोर्चुनेट इवेंट्स
के दौरान में भी ये हो जाते हैं। और तीसरी बात आई थिंक ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी आदत अगर लग जाए तो वो बहुत मुश्किल से छूटती है। तो हम हमेशा इस साइकिल में रहते हैं, तो एक विशिष्ट साइकिल बन जाती है कि हम हमेशा लोन में है, और बाकी अगर कैश फ्लो भी ठीक है, मेंटली ये अनपीसफुल, हमको रेस्टलेस बना सकता है। जी श्वेता, ये भी बताइए कि फेस्टिव सीजन में खर्च करने के लिए सबसे सही स्पेंडिंग टूल क्या है? खर्चा तो होना ही है, तो ऐसे में कैश का इस्तेमाल करें, डेबिट कार्ड का, यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है आपको? जी यूपीआई, डेबिट कार्ड दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश मैं रेकमेंड उतना नहीं करूंगी, क्योंकि कैश आपको कैरी करना पड़ेगा और वो एक अलग रिस्क के साथ आता है। क्रेडिट कार्ड अगर आपका ऑप्शन मैं लास्ट मानती हूँ, क्योंकि काफी लोग इंक्लूडिंग मी जब क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर रहे हैं तो ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। बिल्कुल। जब डेबिट कार्ड या यूपीआई से करते हैं तो लिमिट में रहता है, तो इसकी वजह से मैं क्रेडिट कार्ड थोड़ा लास्ट एज एन लास्ट रिजॉर्ट मानूंगी। ठीक है। श्वेता, क्या फेस्टिव स्पेंडिंग के लिए लोन्स लेने चाहिए? अक्सर लोग अपना खर्चा पूरे करने के लिए लोन्स के लिए जाते हैं, तो क्या ये सही ऑप्शन है? जी मैं बिल्कुल इसे रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये एक ऑप्शन जैसे फेस्टिव खर्चे हैं, ये हमारे पास ऑप्शनल है, ऐसी जरूरी नहीं है कि हम इतना ही खर्चा करें। हमको अपने लिमिट में रह के खर्चा करना है, और लोन हमारी वो आदत स्पॉइल करती हैं और बहुत आगे जाके तकलीफ आती है। लोन रिकवरी एजेंट्स का हमने काफी देखा है, और अभी पिछले दिनों में न्यूज में भी था, और काफी मैंने ऐसे लोगों से बात की है जो लोन लेके फिर स्पेशली जो खर्चा अवॉइड कर सकें वो फिर रिग्रेट करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि लोन लें। ठीक है, तो इस समय फेस्टिव सीजन के खर्चे पूरे करने के लिए लोन्स की तरफ आप बिल्कुल मत जाइए। श्वेता जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी होगी बातचीत नवरात्रि में निवेश के नवरत्नों पर। फिलहाल चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष के पास, जो बता रहे हैं कि इस त्योहारी सीजन कैसे कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा बचत। बताइए हर्ष। शुक्रिया साक्षी। तो त्योहारों का सीजन दस्तक देने जा रहा है। आने वाले त्योहारों के सीजन में लोग जमकर शॉपिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी 2 साल बाद ये पहला कोरोना फ्री फेस्टिवल सीजन रहने वाला है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे विकल्प जिसके जरिए आपकी शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और बचत की बचत हो जाएगी। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक के ऑफर्स पर नजर बनाए रखनी है। तो बैंक के ऑफर्स पर आप नजर रखें। हर साल बहुत सारे बैंक जो है फेस्टिवल बोनस ऑफर्स लेकर आते हैं, जिसमें पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। खासकर अगर आप घर और गाड़ी का सपना देख रहे हैं खरीदने का, तो इसके लिए भी बैंक आपके लिए खास ऑफर लाते हैं। और ऐसे वक्त में जब आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, तो हमारी आपसे यही राय होगी कि बैंक के ऑफर्स पर नजर बनाए रखें और अपनी बचत करें। चलिए अगले पॉइंट्स पर बढ़ते हैं। देखिए, कार्ड पर भी ऑफर होता है। बैंक के क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, कंज्यूमर फाइनेंस हो गया, और कार्डलेस ईएमआई के जरिए भी शॉपिंग करने वालों पर अच्छा खासा उनको डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ तक कि कैशबैक भी मिलता है। जरूरी है कि आपको ये समझना है कि आप सही कार्ड का चुनाव करें। ऑफर के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, गैजेट्स हो गए, हर तरह के सामान पर डिस्काउंट मिलता है, तो यानी यहाँ पर भी आपकी बचत हो गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए, ई कॉमर्स पर भी आपको भारी डिस्काउंट मिलता है। अब क्या है कि ई कॉमर्स जो कंपनी बड़े बड़े फेस्टिवल ऑफर्स लेके आती हैं, ऑनलाइन पर जो अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 10% तक की आपको छूट भी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, ज्वेलरी, ग्रॉसरी, ट्रैवल बुकिंग, फूड ऑफर्स पर डिस्काउंट, भारी भरकम डिस्काउंट मिलता है। यहाँ तक कि रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, या विजय सेल्स पर भी आकर्षक छूट का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे भी समझदारी कर लिया आपने। अब कार का सपना भी आप पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन में कार खरीदने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है। छोटी कार से लेकर एसयूवी तक कंपनियां भारी डिस्काउंट दे रही हैं। ये डिस्काउंट 25,000 से लेकर 1 लाख तक है। यहाँ तक कि अगर आप बाइक खरीदने का भी विचार कर रहे हैं तो उस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 2 व्हीलर पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि आप समझदारी से शॉपिंग भी कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। शुक्रिया हर्ष। और अब नवरात्रों का मौका है, और ऐसे में हम सभी किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत करते हैं, तो क्यों ना इस नवरात्रि आप निवेश की भी शुभ शुरुआत करें। तो नवरात्रों में निवेश के नवरत्न जानेंगे। आज हमारी एक्सपर्ट से श्वेता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता जी, हम पहले नवरत्न की बात करेंगे जो कि अक्सर लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, और वो है रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी। तो जो लोग अक्सर नवरात्रों में घर खरीदते हैं या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोचते हैं, क्या इस फेस्टिव सीजन में ये अच्छा मौका है प्रॉपर्टी में निवेश करने का? क्या इससे फायदा मिलेगा? जी, प्रॉपर्टी में निवेश आई थिंक बहुत ही पर्सनल चॉइस है, और अगर आप रहने के लिए घर ले रहे हैं
तो आप बिल्कुल ये ऑप्शन अपने फाइनेंसेस के हिसाब से, अगर आप डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सके, अगर ईएमआई आपका 40% ऑफ योर इनकम से कम है, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं आपको रिसर्च के बात बता सकती हूँ कि रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट उतना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। वेरियस ऑप्शंस, वेरियस डिसएडवांटेजेस है, बट अगर आप रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमको सॉलिडिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, एक सेल्फ प्राइड देता है। रोटी कपड़ा मकान इंसान की बेसिक नेसेसिटीज है। तो अगर आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं तो प्लीज गो फॉर इट। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए ना ले रहे हो लेकिन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुनना हो, तो क्या जो नए तरीके आ रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, रीट्स, क्या आप उसमें निवेश करने की सलाह देंगे? अगर इक्विटी रियल एस्टेट एक्सपोजर चाहिए तो आप रीट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी भी रिटर्न्स के अगर हम रिटर्न्स पे देखें तो आई वुड थिंक कि काफी बेटर ऑप्शन है रीट्स के, लेकिन थोड़ा बहुत 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन बी इन्वेस्टेड। अच्छा, 10% अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का आप रीट्स के जरिए अगर रियल एस्टेट में एक्सपोजर चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। जो दूसरे नवरत्न की हम बात करेंगे आज श्वेता जी, वो है सोना। और अक्सर लोग नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली पर सोना खरीदते हैं। इस बार जब सोना कुछ 7-8 महीनों के निचले लेवल्स पर है, तो क्या एक अच्छा मौका हो सकता है सोने में निवेश करने का? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा मौका है सोना में निवेश करने का। जी। ये आप ETF के थ्रू करें या गोल्ड फंड्स के थ्रू करें या फिजिकली करें, ये आपकी चॉइस है। बस यही है कि ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं मानती हूँ, क्योंकि काफी मेकिंग चार्जेस वगैरह लग जाते हैं और प्योरिटी कम हो जाती है और आप चेक भी नहीं करते हैं काफी टाइम और उसको लिक्विडेट नहीं करते। तो ज्वेलरी नहीं, बट ETF अगर आप जाएं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिजिकल गोल्ड, चाहे कॉइन्स हो या बार्स हो, तो आप उसमें करें तो काफी अच्छा ऑप्शन है गोल्ड। ठीक है, अगर फिजिकल ऑप्शन के लिए ही जाना है तो कॉइन्स या बार्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, नहीं तो जो डिजिटल गोल्ड के ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप वहां जा सकते हैं। तीसरे नवरत्न की बात करते हैं श्वेता जी। अक्सर सोने में निवेश तो लोग सोच लेते हैं पर चांदी को भूल जाते हैं। हालांकि कमोडिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चांदी पर निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलता है सोने से भी, और आगे जाते हुए चांदी और बेहतर रिटर्न दे भी सकता है। तो क्या इस मौके पर चांदी में निवेश करने का सोचना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से चांदी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो आप सिल्वर ETF ले सकते हैं और सिल्वर फिजिकल भी ले सकते हैं, चाहे वो बार्स हो या कॉइन्स हो। अगर आपका निवेश का अमाउंट छोटा है या आपको छोटे एक्सपोजर से चालू करना है, अगर आप कॉइन्स लेंगे तो आपकी दोनों नीड्स पूरी हो जाएंगी, खर्चे की भी और इन्वेस्टमेंट की भी। बट अदरवाइज सिल्वर ETF इज अ बेटर ऑप्शन और आप अप टू 10% ऑफ योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला निवेश का ऑप्शन डिस्कस करते हैं और वो है म्यूचुअल फंड्स। क्या ये निवेश का ऑप्शन इस फेस्टिव सीजन में नवरत्न साबित होगा या नहीं, ये बताइए। जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स आपको इतनी वैरायटी देता है, इतने अच्छे ऑप्शंस देता है, कॉस्ट कंट्रोल में है। तो आई थिंक आपको, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये काफी अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का। बट यही रहे कि कंसिस्टेंटली निवेश करें, एक टाइम निवेश करके नहीं भूल जाए उसमें। कंसिस्टेंटली निवेश करें, अपने टाइम के हिसाब से निवेश करें। इक्विटी में एटलीस्ट 5 साल के लिए निवेश करें। अगर आप डेट में निवेश करें तो स्टैगर करके निवेश करें अभी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डेट में धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। तो ये आप थोड़ी सी अगर लिमिटेशंस और अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले, तो आप म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जब हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी की बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, तो डायरेक्ट की भी बात कर लेते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट की दुनिया, जो कि गजब है। यहाँ पर माना जाता है कि सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला एसेट क्लास अगर कोई है अभी, तो वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, स्टॉक मार्केट्स है। कुछ लोग तो अब फॉरेन में जो लिस्टेड शेयर्स हैं उसमें भी निवेश कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए। तो क्या शेयर मार्केट में इस नवरात्रि शुरुआत करनी चाहिए? जिनका कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं है वो धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं मानूंगी कि पहले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू करें, उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी में अपना हाथ ट्राई करें, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन रिस्क जो होता है डायरेक्ट इक्विटी में बढ़ जाता है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट हम स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना स्टार्ट कर रहे हैं
तो अगर इनिशियली लॉसेस हो जी। तो आप उसको कोर्स फी मान के चलिए, और बस एक बार अगर किसी शेयर में लॉस हुआ तो उसको उस इन्वेस्टमेंट को बंद मत करिए, कंसिस्टेंटली करिए 2-3 साल तक और फिर देखिए। जी बिल्कुल, तो लॉसेस से घबराइए मत, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए और एडवाइजर से पूछ के ही आप स्टॉक मार्केट्स में कदम रखें, तभी आपको अच्छे लंबे समय में रिटर्न्स हो सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते श्वेता जी, तो ऐसे में फिक्स्ड इनकम जैसे कि एफडी, आरडी या फिर बॉन्ड्स हो गए, इनमें निवेश क्या सही रहेगा? जी मेरे हिसाब से अगर टाइम होराइजन 2 से 3 साल तक है तो एफडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म है उससे थोड़ा ज्यादा, तो एफडीज आपको डिससर्विस करेंगे, आपका नुकसान होगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और एफडीज में आपको वो मैच नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप एफडीज में निवेश नहीं करें, शॉर्ट टर्म के लिए या प्लान्ड या अनप्लान्ड इमरजेंसी के लिए आप एफडीज और आरडीज में कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ में निवेश ऑप्शन की बात करते हैं। आज के माहौल में श्वेता जी हम देख रहे हैं कि डॉलर भी बहुत लोग खरीद रहे हैं। एक तरीके से इसे एक सेफ हेवन माना जा रहा है, क्योंकि डॉलर अगर हम बात करें तो रुपया और बाकी करेंसीज के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में करेंसी में निवेश की सलाह क्या इस फेस्टिव सीजन में आपकी तरफ से रहेगी? जी करेंसी एक काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है और मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आई थिंक एक ट्रेडिंग रहता है। तो मेरे हिसाब से ये फिल इट शॉर्ट इट फॉरगेट इट में नहीं आएगा कैटेगरी में। आपको इस पे कॉन्स्टेंटली नजर रखनी पड़ेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, यूएस के साथ क्या हो रहा है, डॉलर के साथ क्या हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, रूपी के साथ क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, चाइना कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब चीजों का आपका ध्यान रखना है, आपको काफी स्विफ्टली मूव करना पड़ सकता है करेंसीज में। तो नए निवेशकों को मैं कहूंगी कि ये ऑप्शन आप नहीं करें तो बेटर होगा, क्योंकि बाकी चीजों के साथ इसको आप मिस कर सकते हैं। तो आप करेंसी निवेश जरूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है तो वो देख सकते हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं सेविंग स्कीम्स के बारे में, जो ज्यादातर हम में से लोग जानते भी हैं। पीपीएफ हो या नेशनल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि हो या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम, ये आमतौर पर हम सुनते भी हैं और निवेश भी करते हैं। इस फेस्टिव सीजन में इस तरह की स्कीम्स किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकती हैं श्वेता जी? जी बिल्कुल, जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की, जो एफडीज लॉन्ग टर्म के लिए मैंने मना किया, लॉन्ग टर्म के लिए आप पीपीएफ या एनपीएस चूज कर सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर जिनकी बेटियां है सुकन्या समृद्धि में निवेश कर सकते हैं। तो ये काफी ऑप्शंस हैं उनके पास, और बट यही है कि एवरीथिंग हैज अ लिमिट, तो हर चीज पे एक लिमिट रहता है, तो उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। और टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है, तो आप उसको उसके हिसाब से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जब बात कर रहे हैं निवेश के नवरत्नों के बारे में, एक आखिरी निवेश का ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, और वो है जो नए निवेश के ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी, जिसमें यंगर जनरेशन बहुत ज्यादा ऑलरेडी एक्साइटेड है और निवेश कर रहे हैं। क्या इस नवरात्रि में इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए? जी क्रिप्टो और एनएफटीज मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ किसी टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए। एक क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, दूसरा एक डिमांड जिसकी है या काफी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको वो समझ नहीं है टेक्नोलॉजी के, उस पर कौन से ब्लॉकचेन पे बना है या क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल इजीली इसमें धोखा खा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से निवेश करना आप अवॉइड कर सकते हैं इसमें। काफी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स सेव थे जहाँ पे लोगों के मतलब लाखों रुपए डूब गए हैं, प्रीटी मच 1 या 2 रुपए की वैल्यू पे आ गए। तो मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक है, तो दूर रहिए इस नवरात्रि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी की दुनिया से। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए, और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन दौलत के इस खास शो को हम यहीं समेटते हैं, और उम्मीद करते हूं नवरात्रों में माता रानी का आशीर्वाद आपके धन दौलत पर बरसता रहे, जिससे कि आपकी जिंदगी में भी सुख शांति का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ इस खास शो से यही विदा, लेकिन अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए अगर पर्सनल फाइनेंस को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर। तब तक के लिए नमस्कार।